नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 28 अक्टूबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है ये। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडिया से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर हम डिस्कस करेंगे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाया जाता है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड पोलियो डे 2020 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन से रिलेटेड। देखिए, ये जो हैकाथॉन है ये दो बॉडीज़ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। दोनों बॉडीज़ जो हैं, पहली बॉडी जो है वो इंडिया की है जो कि है आपकी अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, दूसरी बॉडी ऑस्ट्रेलिया की है, उसका नाम है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक बॉडी है। ये दोनों बॉडीज़ ने मिलकर इस हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, इस हैकाथॉन में बात किसकी की जा रही है, तो सर्कुलर इकोनॉमिक से रिलेटेड बातों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और कोशिश की जाएगी किस प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। ठीक है, अब ये सर्कुलर इकोनॉमी है क्या जिसको बूस्ट करने की बात की जा रही है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी है क्या। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इस पॉइंट को और एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपने एक बाइक खरीदी। ठीक है, आपने बाइक खरीदी, कुछ साल फॉर एग्जाम्पल आपने 10 सालों तक उस बाइक को चलाया। अब आपका मन हुआ उस बाइक में जो है काफ़ी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आने लगी। ठीक है ना, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो बढ़ गई, इसमें खर्चे वगैरह ज़्यादा होने लगे, काफ़ी इसकी जो वैल्यू है वो भी कम हो गई। ठीक है ना, वैल्यू में भी इसकी गिरावट आ गई। ऑलराइट, तो क्या हुआ, आपके मन में एक बात आई कि अब मुझे नई बाइक ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि अब मैं नई बाइक खरीदूंगा। तो आप बताइए, अब इस बाइक के साथ आप क्या करेंगे? क्या आप इस बाइक को फेंक देंगे कहीं ले जाकर? ठीक है, तो आप इसको फेंकेंगे तो नहीं। ऑलराइट, या फिर आप इसको स्क्रैप कराने के लिए भी नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, इस बाइक को आप सेकेंड हैंड किसी को सेल कर देंगे। ठीक है ना, तो सेकेंड हैंड आप इस बाइक को सेल कर दोगे। तो बताइए क्या हुआ, आपको इस बाइक के बदले जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह ज़्यादा लग रही थी, इसकी वैल्यू वगैरह जो कम हो गई थी, जो आपके एडिशनल खर्चे आ रहे थे इस बाइक से वो कम हो गए, प्लस आपको इसके बदले कुछ पैसे भी मिल गए, रिटर्न में आपको कुछ मनी भी मिल गया। ऑलराइट, और क्या हुआ, ये जो बाइक थी ये वेस्ट जाने से भी बच गई। बाइक का वेस्ट भी नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को जिसको उस बाइक की ज़रूरत थी उसको ये बाइक मिल गई। अगेन वो क्या करेगा, उस बाइक को यूज़ करेगा जब तक वो कर पाएगा। अगेन अगर जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी तो वो उसको अगेन सेल कर देगा, बेच देगा। लास्ट में जब वो बाइक किसी भी कीमत की नहीं रह जाएगी, ठीक है ना, उसके इंजन वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना, इंजन वगैरह ने काम करना बंद कर दिया और अब बाइक जो है वो आके सेल नहीं हो सकती, उसकी जो वैल्यू है एकदम ही ख़त्म हो गई है। तो अब क्या होगा, उस बाइक को हम डिसइंटीग्रेट करके बेच सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट में वो बाइक जिसके पास भी रहेगी वो क्या करेगा, उस बाइक को डिसइंटीग्रेट कर देगा, उसके टायर वगैरह अलग बेच देगा। ठीक है ना, उसका इंजन वगैरह अलग बेच देगा। ठीक है, उसका जो मेटल पार्ट होगा उसको वो अलग से बेच देगा। इस प्रकार से ये जो बाइक थी वो कंप्लीटली इकोनॉमी का पार्ट बनी रही और यूज होती रही। ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ, हम क्या कर रहे हैं, वेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड फॉर ड्यूरेबिलिटी, रीयूज, रिसाइकेबिलिटी एंड दस ऑलमोस्ट एवरीथिंग गेट्स रीयूज्ड, रीमैन्युफैक्चर्ड एंड रिसाइकल इनटू अ रॉ मटेरियल और यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं। जो बाइक का टायर है, ठीक है ना, उसकी मदद से हम बायोडीजल वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिस प्रोसेस में हम टायर वगैरह से, बाइक के जो टायर्स होते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल्स टाइप की चीज़ें होती हैं, इनकी मदद से जब हम बायोडीजल को प्रोड्यूस करते हैं तो इस मेथड को क्या बोला जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखिए एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हमें देखने को मिलता है, एफिशिएंट यूज हो पा रहा है रिसोर्सेज का। और 3 Rs जो कि काफ़ी फेमस है, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ रिफर्बिशमेंट, रिकवर एंड रिपेयरिंग ऑफ द मटेरियल, ये अलग से 3 R को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो
तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सर्कुलर इकोनॉमी होता क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो फुलफिलिंगमेंट ऑफ यूज ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल है वो हमें पुरानी चीज़ों से मिल जा रहा है, जैसे कि आयरन वगैरह की ज़रूरत है। जो एग्जाम हमने लिया ना, जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसी एग्जाम्पल पर हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। जैसे कि आयरन की ज़रूरत है तो वो आयरन रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होगा, तो वो हमें जो वेस्ट बाइक है उससे मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। इन्वायरमेंट की बात करें हम तो जो डिस्पोजल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम यूज़ कर पा रहे हैं, उनको हम दोबारा से रीयूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या समस्या दूर हो रही है, हमारे एयर पोल्यूशन की समस्या दूर हो रही है, वाटर पोल्यूशन की समस्या दूर हो रही है, और रेंट पोल्यूशन की समस्या भी दूर हो रही है, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर की नज़रों से देखें कि क्या उन्हें बेनिफिट हो रहा है, तो देखिए कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है ना, और एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, इस प्रकार से उन्हें बेनिफिट हो रहा है। जिस व्यक्ति को बाइक चाहिए थी लेकिन वो मान लीजिए अगर नई बाइक लेने जाएगा तो 60 से 70,000 के अराउंड अप्रोक्स कोई बाइक आएगी। अगर वो सेकंड हैंड बाइक खरीद लेता है तो 10,000 से 20,000 के बीच में उसे सेकंड हैंड बाइक मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसे कॉस्ट इफेक्टिव फायदे हो रहे हैं एक कंज्यूमर को, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर इसके काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जर्मनी और जापान के पास क्या है, बाइंडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं फॉर रीऑर्गेनाइजिंग इट्स इकोनॉमी, ठीक है। वहीं चाइना ने भी अलग से लॉज बना रखे हैं किस चीज के लिए, रीऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमी या फिर सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी जो एजेंडा है वो सर्कुलर इकोनॉमी में पूरे होते हैं। तो गाइज ये आर्टिकल है सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड, इस चीज को याद रखिएगा। रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने हाथ मिलाए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाएं, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल है हमारा सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड इन इंडिया, ठीक है। कंटेस्ट क्या है, रिसेंट कंटेस्ट ये है कि इंडिया के कुछ रिसर्चर्स ने ये बात कही है कि इंडिया जो है वो अब काफी हद तक सेफर हो गया अगेंस्ट द सुनामी थ्रेट्स। यानी कि लास्ट टाइम जो बड़ी सुनामी हमें देखने को मिली थी 2004 में, उसके बाद से इंडिया ने काफी अच्छे इंप्रूवमेंट किए हैं सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम में, ऑलराइट, ठीक है। तो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंडियन अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 2007 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये कहां पर ऑपरेटेड होता है, तो इट इज ऑपरेटेड इन INCOIS हैदराबाद में, ठीक है ना। ये एक अलग बॉडी है IO, ठीक है ना। इस बॉडी को हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद ही। अभी आप इतना समझ के चलिए जो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो इसी बॉडी के साथ ऑपरेट किया जाता है, ऑलराइट। ये जो पूरा अर्ली वार्निंग सिस्टम है इट इज एन इंटीग्रेटेड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अर्ली वार्निंग सिस्टम को ऑपरेट कर रही हैं या फिर चला रही हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए आपको मैं अच्छे से समझाता हूं कि किस प्रकार से सुनामी का जो है वो पूरा नजर रखी जाती है सुनामी के ऊपर। देखिए क्या होता है, सुनामी का जो मेन कॉज होता है देखने को मिलता है, मान लीजिए ये हमारा ओशियन सरफेस है, ठीक है। तो ओशियन सरफेस के नीचे हमें अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अर्थक्वेक के कारण ही सुनामी का राइज होता है इन ओशियन, ये मेन कॉज होता है अर्थक्वेक, ठीक है। यहां पे कहीं अर्थक्वेक ये है आपका ओशन सरफेस, यहां पे नीचे क्या होगा, अर्थक्वेक जनरेट होगा। धीरे धीरे ये अर्थक्वेक की जो सिस्मिक वेव्स होंगी ये सरफेस पे पहुंचेंगी और ये क्या करेंगी, इस ओशन सरफेस को शेक करेंगी, ठीक है ना। इसी शेक होने के कारण सुनामी वगैरह जो है वो जनरेट आपकी होती है। तो अगर आप कोस्टल रीजन में है कहीं, ठीक है ना, और कोस्टल रीजन में अगर आप अर्थक्वेक को फील कर पा रहे हैं तो जल्दी से वहां से भागिए, क्योंकि हो सकता है कि इस अर्थक्वेक के कारण सुनामी आपको देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये रीजन होता है अर्थक्वेक का, ठीक है ना। तो इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है अर्ली वार्निंग सिस्टम में, तो इसको डिटेक्ट भी इसी प्रकार से किया जाता है, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं आपकी जो जनरेट होती हैं उन सिस्मिक वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है अर्ली वार्निंग सिस्टम में, ऑलराइट। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम रीसेंट फोकस देखें तो देखिए रीसेंट फोकस की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा है, काफी हद तक कम्युनिटीज की हेल्प ली जा रही है
अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, ये जो कम्युनिटीज होती है जो कोस्टल एरियाज में रहती हैं, ठीक है, उन्हें प्रिपेयर्ड किया जाता है कि अगर सुनामी आए तो आपको किस प्रकार से डील करना है। ठीक है, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। 2 विलेजेस हैं आपके उड़ीसा में, ठीक है ना, ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम के अचीवमेंट्स हैं। 2 विलेजेस हैं आपके, वेंकारतीपुर एंड गंजम, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी। ठीक है, जहां पर अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 2 विलेजेस है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, नौलीशाही और जगत सिंहपुर, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यहां पर सुनामी रेडी कंप्लीट कर ली गई है। ठीक है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप, ये सुनामी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो चुकी हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा और कौन सी स्टेट में है ये भी याद रखिएगा। तो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, फिर जो मैंने आपको बताया था INCOIS, ठीक है, ये आपकी बॉडी है जो पूरा का अर्ली वार्निंग सिस्टम को चला रही है इंडिया में। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इट इज स्टैब्लिश्ड इन 1999, इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी और ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, इट इज एन नोडल एजेंसी टू प्रोवाइड सुनामी एडवाइजरीज इन इंडिया। अगर सुनामी कहीं पर आ रही है तो पहले ही उसको डिटेक्ट करने का काम इस बॉडी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए इट इज इंप्लीमेंटेड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो आपके, ठीक है ना, जो वर्क कर रहे हैं सुनामी रेडी प्रोग्राम इन इंडिया के तहत। ऑल राइट, ठीक है, और क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज इसके द्वारा चलाई जाती है, तो देखिए सुनामी मॉक एक्सरसाइज इसके द्वारा चलाई जाती है बायएनुअली। ठीक है, यानी कि ऐसी एक कंडीशन प्रिपेयर की जाती है कि सुनामी की कंडीशन आई है, फिर लोगों की प्रिपेयर्डनेस वगैरह देखी जाती है, उनको प्रिपेयर किया जाता है कि मान लीजिए कि सुनामी आ गई है तो अब आपकी क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, क्या आपके प्लान होना चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड, इन सब चीज़ों को देखा जाता है इस बॉडी के द्वारा। अगेन फिर अगर हम अगली बात करें तो पोटेंशियल फिशिंग जोन बताए जाते हैं फिशरमैन्स को। ठीक है ना, फिशरमैन को बता दिया जाता है कि आपको एक बाउंड्री के आगे नहीं जाना है, हो सकता है कि आगे जाके आपको खतरा हो। ठीक है, ऑलराइट, इसके कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, ये इसका एक पार्टनर है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर नाविक को डेवलप किया है। ठीक है ना, इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर नाविक को डेवलप किया है और नाविक की मदद से भी सर्विलेंस किया जाती है, देखा जाता है सुनामी वगैरह के प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है कंट्री में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑलराइट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। रिसेंट कंटेस्ट क्या है, क्यों ये न्यूज में आया, तो देखिए अभी क्या हुआ था रिसेंटली, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक कमेंट किया था, प्रेजेंटली जो एक लेडी हैं जो एक ही इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं मध्य प्रदेश में ही, उन्हीं के अगेंस्ट एक कमेंट किया था। उसको क्या बोला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है ना, इन गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन क्या करती है, कुछ गाइडलाइंस को जारी करती है। ये गाइडलाइंस क्या होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करनी होती हैं। ये गाइडलाइंस किस प्रकार की हो सकती हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि सबसे पहली, कहीं पर भी लिकर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। ठीक है ना, लिकर यानी कि शराब, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऑलराइट, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये भी देखा जाता है कि कहीं अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। ठीक है ना, अनफेयर प्रैक्टिस जैसे कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ अननोन कमेंट्स वगैरह ना करें या फिर अनपॉपुलर कमेंट्स आप ना करें। ठीक है, जैसे कि अभी हुआ, आप किसी व्यक्ति को पर्सनली कमेंट ना करें उसके लिए। ठीक है ना, उसकी जो इंटीग्रिटी है या फिर उसकी जो रेपुटेशन है उसको वायलेट करने के लिए आप हर कुछ ना बोलें उसके बारे में। ऑलराइट, ठीक है ना, जो भी आप अपने इलेक्शन के दौरान रैलियां वगैरह कर रहे हैं तो ये देखना आपको जरूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करें आपके रैली, आप ऐसा कोई कमेंट वगैरह ना करें। इस प्रकार की चीजें देखी जाती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है, किसके लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, तो आर्टिकल 324 है जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, उससे रिलेटेड उस आर्टिकल के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है। ऑलराइट,
कब से कब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है? तो जिस दिन से इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, तब से आपका ये लग जाती है। इलेक्शन की डेट जब से अनाउंस हुई तब से आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, और कब तक लगे रहते हैं? तो जब तक रिजल्ट ना जाए तब तक ये लगे रहते हैं। ठीक है, इसका हम एवोल्यूशन देखें तो कहाँ से आया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। क्या हुआ था 1960 में केरला में असेंबली के एग्जाम थे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी केरला में, वहां पर इसके इलेक्शन थे। ठीक है, एग्जाम बोल दिया था शायद मैंने, तो ये पॉइंट आप करेक्ट कीजिएगा, इलेक्शंस थे। तो वहां पर फर्स्ट टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1962 में इनकी सक्सेस देखी गई कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहे थे काफ़ी ज़्यादा केरला में, तो उन्हीं को देखते हुए लोकसभा इलेक्शन में भी इनको अप्लाई किया गया। ठीक है, और फिर एक बहुत फेमस आपके इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो इमेज है, जो इंटीग्रिटी है, उसको इस्टेब्लिश किया देश में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दी इलेक्शन कमीशन की जो इमेज। उन इलेक्शन कमीशन का नाम था टी शशांक। ठीक है ना, लास्ट ईयर इनकी डेथ भी हुई है शायद। इनके बारे में आपको अगर कभी टाइम मिले तो स्टडी कीजिएगा, इनकी बायोग्राफी को देखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे थे ये। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की इमेज को काफ़ी सुधार दिया था, काफ़ी बेहतर कर दिया था। ठीक है, तो 1991 से 1997 तक शायद टाइम ड्यूरेशन था इनका, इन्हीं के बीच में ये रहे थे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन को और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। ठीक है, इसकी जो है लीगल इन्फोर्समेंट कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना, कोई भी एक अलग से लॉ नहीं है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। ठीक है ना, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग इसकी नहीं है। ऑलराइट, ये कहाँ कहाँ से अपनी पावर्स वगैरह को डिराइव करता है? तो इंडियन पीनल कोड है, ठीक है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये 3 एक्ट हैं जिसके तहत अगर कोई मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है तो उसको सजा दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद एक बार कोशिश की गई थी 2013 में कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगली बाइंडिंग बना दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको अपोज कर दिया कि नहीं, हमें मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगली बाइंडिंग नहीं बनाना चाहिए। क्यों मना किया? तो देखिए, मना इसलिए किया क्योंकि अगर लीगली बाइंडिंग हम बना देंगे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को, तो क्या होगा, जो सरकार है अगर, या फिर जो आपके ऑफिशियल्स हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनके द्वारा वायलेट किया जाता है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को, तो फिर पूरी की पूरी जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। ठीक है ना, जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन इलेक्शन जो है हमें एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर ही कंप्लीट कराने, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके अगेंस्ट में बोला था। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है वर्ल्ड पोलियो डे 2020 से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है? देखिए, रिसेंटली 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया गया था। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन? सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डिजीज के अगेंस्ट, ये तो प्राइमरी रीजन है ही है, लेकिन रीजन क्या है कि हम 24 अगस्त को ही इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति हैं आपके जिनका नाम है जोनास शॉल्क, इनकी मेमोरी में, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इन व्यक्ति ने क्या किया था, आपकी पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था। अब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन क्या होती है? देखिए, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में क्या किया जाता है, आपके वायरस लिए जाते हैं, पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस को क्या किया जाता है, इनएक्टिवेट बनाया जाता है, यानी कि इनको डेड कर दिया जाता है। ठीक है ना, अगर आप इस वायरस को किसी ह्यूमन बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं तो इस वायरस से उस व्यक्ति को अब किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होगा। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ठीक है, अब हमने इस व्यक्ति के बॉडी में उन वायरस को, इनएक्टिवेटेड वायरस को इंजेक्ट किया, तो क्या होगा, व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो अलर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही उसका इम्यून सिस्टम अलर्ट होगा, वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, एंटीबॉडीज को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा अगेंस्ट पोलियो वायरस। ऑलराइट, ये पॉइंट आपको याद रखना, ये होती है आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये बात देखती है कि वर्ल्ड में, सभी पूरे वर्ल्ड में पोलियो वायरस को इरेडिकेट किया जाए। ठीक है ना, खत्म किया जाए पोलियो को। ठीक है, 1980 से हम देखें तो 99.9% डिक्रीज हमें देखने को मिला है इस वायरस में। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है। कब? 2014 में, क्योंकि पिछले 3 सालों तक कोई भी केस हमें देखने को नहीं मिला
इंडिया में पोलियो से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट केस जो देखा गया था इंडिया में पोलियो से रिलेटेड वो देखा गया था 13 जनवरी 2011 में। ऑलराइट, एक पूरा प्रोग्राम चला था, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था, पल्स पोलियो कैंपेन। ठीक है, जो आपको भी याद होगा, आप लोग भी कभी ना कभी लाइन में लगे होंगे पोलियो ड्रॉप को लिए। ठीक है, स्कूल में ज़्यादातर लगाया जाता था और स्कूल की छुट्टी वगैरह भी दी जाती थी जिस दिन पल्स पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, तो आपको याद होगा ये बातें। और कुछ बातें हम पोलियो से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये पोटेंशियली डेडली वायरस इन्फेक्शन है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है एक प्रकार का। इसके 3 टाइप बताए गए हैं, वाइल्ड पोलियो, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के टाइप हैं। तीनों टाइप में के वायरस में होता सेम ही है। क्या होता है, व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। ये जो पैरालिसिस होता है ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, अगर एक बार हो गया तो हो गया। ठीक है, उसके साथ कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि डेथ भी हो जाती है व्यक्ति की पोलियो से लड़ते हुए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो वायरस 2 है और वायरस 3 है, इट हैज़ बीन कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है। लेकिन जो वायरस 1 है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी प्रेजेंट है। ऑलराइट, ठीक है। इसका अगर हम स्प्रेड देखें तो कैसे फैलता है पोलियो वायरस, तो इट इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन, मेनली थ्रू फेशियल और ओरल रूट। ठीक है ना, ये फेशियल और ओरल रूट के थ्रू एंटर करता है और सबसे ज़्यादा ये हार्म पहुंचाता है बच्चों को जिनकी एज होती है 5 ईयर्स से अंडर होते हैं जो। ठीक है, कहाँ पर ये इफेक्ट डालता है, तो आपकी ये नर्वस सिस्टम में इफेक्ट डालता है। कहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई होता है, तो अगर ये एक बार आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो इट मल्टीप्लाइज इन इंटेस्टाइन। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई होता है इंटेस्टाइन में और इफेक्ट डालता है, कोलैप्स करता है आपके नर्वस सिस्टम को। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो गाइस, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। कैसा लगा ये डिस्कशन प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।